हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 3, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ एडोल्फ हिटलर। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रेशियल स्टेट। अब हमने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 की स्टोरीज तो पढ़ ली, पर जब वर्ल्ड वॉर 2 होने से पहले का जो ये टाइम था, जब एडोल्फ हिटलर पावर में था, उस टाइम पे इन्होंने एक रेशियल यानी रेस के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे इन्होंने एक राज्य स्थापित किया था। उसकी हम बात करते हैं। Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the society. देखिए क्या है, जिन भी जातियों को जर्मनी के अंदर ही हिटलर और उसके सपोर्टर्स अपने से नीचे मानते थे, उनको या तो लिमिट किया गया, उनके नंबर्स को डिक्रीज किया गया, यानी बहुत लार्ज स्केल पे उन जातियों के लोगों को मारा गया और उनको एलिमिनेट किया गया, देश निकाला दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया, गैस करके मार दिया, बिजली के झटके देकर मार दिया। इस तरीके से उनको टॉर्चर कर करके मार दिया गया। Nazis wanted only a society of pure and healthy Nordic Aryans. Nazis जो थे वो बिल्कुल एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पे सिर्फ प्योर, जिनको वो प्योर मानते थे, और हेल्दी, यानी कि अनहेल्दी, उनकी जाति के अनहेल्दी लोग भी उनको नहीं चाहिए। अगर कोई बच्चा बेचारा अंधा पैदा हो गया तो वो भी हिटलर और उसके सपोर्टर्स को नहीं चाहिए था। उनको प्योर एंड कंप्लीटली हेल्दी लोग चाहिए थे अपने साथ। They alone were considered desirable. Only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirable. बाकी की जितनी जातियां थी उन सबको undesirable कहा गया, यानी जिनकी आवश्यकता नहीं मानी जाती। This meant that even those Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist. वो Germans, वो Aryans, जिनकी जन्म से कोई उनको डिसेबिलिटी हो या जन्म के बाद उनको कोई डिसेबिलिटी हो गई हो, उन्हें भी एलिमिनेट करने का प्रयास किया गया, उन्हें भी मारा गया। Under the euthanasia program, Helmut's father, along with other Nazi officials, had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit. वो जर्मन्स या वो नाजीज या फिर कहूँ कि आर्यंस, वो आर्यंस जर्मन सोसाइटी की ही उस जाति के वो आर्यंस जो मेंटली या फिजिकली अनफिट थे, उनको हेलमुथ के फादर ने ही बहुत बुरे तरीके से मारा था, यूथनाइज किया था। यानी कि ये क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया देने के बाद उनको जहर का सुआ लगा देना, ये सारे काम हेलमुथ के फादर ने किए हैं। इसीलिए हेलमुथ के फादर को पता था कि लास्ट में जब हिटलर हार गया था तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट रीजन हेलमुथ के फादर ने डिसाइड किया सुसाइड करने का, और वो सुसाइड कर गए। ये स्टोरी हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। Jews were not the only community classified as undesirable. यहूदी जो थे या Jews जो थे, सिर्फ उनको undesirable नहीं माना जाता था। There were others as well. Many gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of superior Aryan race. बहुत सारे ऐसे जिप्सीज थे, ठीक है, एक जाति थी जिप्सियों की, एक जाति थी ब्लैक्स की, यानी जो अफ्रीकन जर्मनी में जाकर, मतलब डार्क कलर्ड पीपल जर्मनी में जाकर रहने लगे थे। सो उनको भी जो आर्यंस थे वो अपने से इंफीरियर मानते थे, अपने से निचले स्तर का मानते थे, और इसीलिए उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आर्यन जाति की कोई महिला किसी जिप्सी से या किसी ब्लैक पर्सन से शादी कर ले, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हों वो जर्मन सोसाइटी में एक तरीके से मिलावट का काम करे। सो वो चाहते थे कि जिन भी लोगों से जर्मन सोसाइटी को या फिर आर्यन रेस को मिलावट का खतरा था, उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। They were widely persecuted. इनको खुलेआम मारा जाता था। Even Russians and Poles who were considered शुभुमन and hence undeserving of any humanity. रशियंस और जो पॉलिश लोग थे, पोलैंड के जो व्यक्ति थे, उनको भी किसी भी इंसानियत की मर्सी का लायक नहीं समझा जाता था। When Germany occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as slave laborers. जो लोग इन्होंने पोलैंड पर फतह करके अरेस्ट किए थे, या रशिया के कुछ गांवों पर अपनी जीत हासिल करने के बाद उन्हें अरेस्ट किया था, उन लोगों को जबरदस्ती स्लेव्स बना के रखा जा रहा था जर्मनी में। Many of them died simply through hard work and starvation.
उनसे इतना ज़्यादा काम करवाया जाता था और उसके बदले में उन्हें खाना नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्लेव लेबरर्स जो सिविलियंस थे पोलैंड के और रशिया के, वो अपनी जान गंवा बैठे। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफरर्स, हालांकि ज्यूज जो है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया है। इसीलिए कभी भी आप नाजी जर्मनी के बारे में आपका दिमाग में अगर नाजी जर्मनी आ रहा है तो उसके साथ आपके दिमाग में ज्यूज भी आएगा। कहीं पे भी आप हिटलर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यूज का जिक्र जरूर मिलेगा, क्योंकि 60 लाख ज्यूज को मारा गया था। 60 लाख इज नॉट अ स्मॉल नंबर, ओके। Nazi hatred of Jews had precursor in the traditional Christian hostility towards Jews. Jews से ना बेटा क्या है, काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन्स के लोग नफरत करते आए हैं हिस्टोरिकली। जैसे ज्यूज जो हैं वो माना जाता है कि सबसे पहला रिलीजन था यूरोप के अंदर, और इनके जो भगवान थे, इनके भगवान नहीं थे, ये मानते हैं कि मैसेंजर्स ऑफ गॉड आते हैं। जैसे गैब्रियल वगैरह जो एंजल्स थे वो गॉड के मैसेंजर्स थे। तो ज्यूज का मानना है कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले एक एंजल आई थी भगवान की और उन्होंने इनको ज्ञान दिया था, दर्शन दिए थे। ज्यूज उसी को मानते हैं, ठीक है। अब ज्यूज में ही क्या हुआ, आज से 2000 साल पहले, 2021 साल पहले इनफैक्ट, एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम बाद में पड़ता है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स ने भगवान का मसीहा मानना शुरू कर दिया और यहीं से जन्म होता है क्रिश्चियनिटी का। ये समझ में आ गया आपको? सो क्रिश्चियनिटी का जन्म होता है। अब क्रिश्चियंस में जब जीसस क्राइस्ट की मृत्यु होने वाली थी, कुछ टाइम बचा हुआ था, उस टाइम क्रिश्चियंस जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स थे उनमें एक अफवाह फैल गई कि ज्यूज जो हैं वो जीसस क्राइस्ट को जान से मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्रिश्चियंस ज्यूज से नफरत करने लगे। ये नफरत ओवर द सेंचुरीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बहुत सारी बैटल्स हुई हैं क्रिश्चियंस एंड ज्यूज के बीच में। ये दोनों का, जीसस क्राइस्ट का जन्म भी और ज्यूज के जो फेरीज थे, ज्यूज का जो धर्म था उसका जन्म भी एक शहर में हुआ है जो कि है जेरूसलम। अभी आज के दिन आप इजराइल देखेंगे ना, इजराइल क्या है, ज्यूइश कंट्री है और वो जेरूसलम पर अपना अधिकार मानता है और वो डिक्लेयर करता है कि वही जेरूसलम का बेसिकली वहां पे ऑक्यूपाई करने का राइट सिर्फ इनको है, ठीक है। उसके बाद जीसस क्राइस्ट का जन्म भी जेरूसलम में हुआ था, इसीलिए क्रिश्चियंस के लिए भी जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट सिटी हो जाता है। उसके बाद आज से 1400 ईयर्स पहले तकरीबन इस्लाम का जन्म होता है, यू नो दैट। एंड एक ऐसा टाइम आता है जब मोहम्मद जो प्रॉफिट हैं, जो मैसेंजर ऑफ गॉड माने जाते हैं मुसलमानों के द्वारा, वो अपनी लाइफ के किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जेरूसलम जाते हैं और वहां से माना जाता है कि वो किसी डोंकी के ऊपर मेरे ख्याल से भगवान से मिलकर आते हैं। तो इसीलिए जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी जेरूसलम बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन जाता है। सो जेरूसलम इज एन इंपॉर्टेंट सिटी फॉर 3 रिलीजन्स। हालांकि इन तीनों रिलीजन्स का मानना यही है कि भगवान एक है, लेकिन इन तीनों रिलीजन्स में डिफरेंसेस क्यों आते हैं? क्योंकि तीनों रिलीजन्स मानते हैं कि भगवान का जो मैसेंजर है वो कोई और है। जो ज्यूज हैं वो किसी और को भगवान का मैसेंजर मानते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वो जीसस क्राइस्ट को भगवान का मैसेंजर मानते हैं, एंड जो मुस्लिम्स हैं वो मोहम्मद प्रॉफिट जो थे उनको भगवान का मैसेंजर मानते हैं। इसी तरीके से ये तीनों रिलीजन्स आपस में इतने सिमिलर होने के बाद भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और इन तीनों में क्लैशेस होते रहते हैं। बहुत ज़्यादा ज्यूज को परसिक्यूट किया गया है इसी रीज़न की वजह से। क्रिश्चियंस ने भी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा क्राइम्स किए हैं और जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने भी एक तरीके से वॉर्स किए हैं ज्यूज के अगेंस्ट। अभी इसराइल में जो चल रहा है, इसराइल और पैलेस्टीन का जो इशू है, उस पर आप कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह ज़रूर देखना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा सैड भी है, क्योंकि वहाँ पे पैलेस्टीनियंस अपने घर के लिए लड़ रहे हैं और ज्यूज को भी एक तरीके से उनका बहुत सैड पास्ट रहा है। तकरीबन 2000 साल से उनके ऊपर टॉर्चर चलता आ रहा है। फाइनली उन्होंने अपना एक स्टेट स्थापित कर तो लिया इसराइल, लेकिन उसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस लगे हुए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट जेरूसलम एंड द 3 रिलीजन्स, ठीक है। इन तीनों रिलीजन्स को, अच्छा एक और बात, इन तीनों रिलीजन्स को अब्राहमनिक रिलीजन्स कहते हैं, अब्राहमनिक रिलीजन्स, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से ज्यूज के जो पहले मैसेंजर माने जाते हैं, ज्यूज जो जिसको अपना पहला मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं, वो शायद अब्राहम थे, उनका नाम अब्राहम था। आई एम नॉट श्योर, आई हैव रेड अबाउट इट, बट आई रेड अबाउट इट अ लॉन्ग टाइम अगो, सो आई हैव टू रिकॉल, ओके। हाँ जी, तो ज्यूज के अगेंस्ट जो है वो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस, इसीलिए मैंने कहा कि ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस जो है वो ज्यूज से स्टार्टिंग से नफरत करते आए हैं। क्यों नफरत करते आए हैं अभी आपको पता चल गया। They had been stereotyped as killers of Christ and assassins. उनको जीसस क्राइस्ट के किलर के तौर पर देखा जाता है ज्यूज को।
Until medieval times, Jews were barred from owning land. तकरीबन आज से 400-500 साल पहले तक Jews को अधिकार नहीं था कि वो लैंड इनहेरिट कर सकें, ठीक है। They survived mainly through trade and money lending. तो फिर Jews अपना गुजारा कैसे करते थे भाई? वो व्यापारी थे। Jews पहले भी व्यापारी थे, आज के दिन भी यहूदी जो कास्ट है, यहूदी जो एक तरीके से रिलीजन है यहूदियों का, वो बेसिकली व्यापार करके ही अपना गुजारा करते हैं और वो मनी लेंडिंग करते हैं, यानी पैसे देकर उससे जो ब्याज आता है उस पर अपना जीवन यापन करते हैं। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरियाज कॉल्ड गेटोज। वो शहर से थोड़ा अलग ही रहते थे, ऐसे सोसाइटीज में रहते थे जिनको गेटोज कहते हैं। दे वर ऑफन परसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड एक्सपल्शन फ्रॉम द लैंड। उनको बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता था, उनकी खुद की लैंड से उनको निकाल दिया जाता था, पीरियोडिकली वायलेंस होता था उनके अगेंस्ट, ठीक है। However, Hitler's hatred of Jews was based on pseudo-scientific theories of race. जो हिटलर की थियोरी थी ज्यूज से रिलेटेड, उस थियोरी के बेसिस पे स्यूडो साइंटिफिक क्यों कहा गया है? स्यूडो का मतलब होता है नकली, साइंटिफिक मतलब साइंस से रिलेटेड। तो हिटलर ने अपनी ही एक साइंस के थ्रू थियोरी दे दी कि भाई कन्वर्जन जो है ना, ज्यूज को कन्वर्ट करके कोई फायदा नहीं है, ज्यूज को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करोगे कोई फायदा नहीं है, ज्यूज कभी आर्यंस नहीं बन सकते, ऐसा हिटलर का मानना था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई ज्यूइश का जो प्रॉब्लम है, जो ये ज्यूइश लोगों के होने का जो प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट करने का जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व सिर्फ उनके एलिमिनेशन से ही किया जा सकता है। यानी पूरी की पूरी ज्यूइश जातियों को, पॉपुलेशंस को जब हम धरती से एलिमिनेट कर देंगे, तब हिटलर को लगा कि भाई हाँ, उस टाइम पे जो आर्यंस है वो सेफ हैं। From 1933 to 1938, the Nazis terrorized, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. नाजीज ने 1933 से लेकर 1938 के बीच में ज्यूज को टेरराइज किया, यानी उन पर टेररिस्ट अटैक किए, उनको बहुत बुरे तरीके से डराया। पॉपराइज्ड यानी उनको बिल्कुल ही भिखारी वाली स्टेज पर लाकर छोड़ दिया था। पॉपर का मतलब क्या होता है? पॉपर का मतलब होता है बेगर, ठीक है। बेगर मान लो, या फिर अ वेरी वेरी पुअर पर्सन। यहाँ पे बेगर नहीं, अ वेरी वेरी पुअर पर्सन लिख सकते हैं हम, पॉपर उसको कहते हैं, ठीक है। वो आपने स्टोरी सुनी होगी ना, द पॉपर एंड द प्रीस्ट, द पॉपर एंड द प्रिंस, सॉरी वो कंपैरिजन के तौर पर दिया गया है। ये स्टोरी जो है, इसमें दिखाया जाता है कि एक राजकुमार है और एक पॉपर है, यानी बहुत गरीब घर का बच्चा है। उन दोनों की शक्ल ऑलमोस्ट सेम है, वो ऑलमोस्ट एक ही दिन को पैदा होते हैं। तो एक बार क्या होता है कि वो आपस में बदल जाते हैं, यानी कि जो राजा का बेटा है वो तो गलती से पॉपर के घर आ जाता है, और जो पॉपर का बेटा है वो गलती से राजा के महल पहुंच जाता है, और फिर वो एक दूसरे का जीवन जीकर देखते हैं। सो ये पूरी स्टोरी थी। बट यहाँ पे पॉपराइज्ड वर्ड इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि कंटिन्यूअसली ज्यूज को लूटा जा रहा था, उनकी प्रॉपर्टीज को उनसे छीना जा रहा था, सेग्रीगेट किया जा रहा था, उन्हें अलग अलग करके देश से निकाला जा रहा था, जिसकी वजह से ना, अगर वो ज्यूज देश छोड़कर नहीं जाएंगे तो उनका क्या किया जाएगा? उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाएगा। इसीलिए ज्यूज जो थे दे वर कंपेल्ड टू लीव द कंट्री, उनको जबरदस्ती, वो मजबूर हो गए थे कि उन्हें देश छोड़कर जाना पड़े। The next phase, 1939 to 1945, aimed at concentrating them in certain areas and eventually killing them in gas chambers in Poland. ये जो टाइम था 1939 से 1945 के बीच का जो समय था, उसमें उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, और वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उन्हें गैस चेम्बर्स में भर भर कर मार दिया गया। ये गैस चेम्बर्स मेनली पोलैंड में थे। पोलैंड आप मैप में देख चुके हैं, अगर ये जर्मनी है तो इसके साइड में ये पोलैंड है, ठीक है। ये क्लियर है, तो आगे चलते हैं। द रेशियल यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है भैया? यूटोपिया एंड डिस्टोपिया दो वर्ड्स होते हैं, एक यूटोपिया होता है, एक डिस्टोपिया होता है। यूटोपिया एक ऐसी आइडियल सोसाइटी है, इट इज एन आइडियल सोसाइटी जिसमें रहने का जनता का मन करे, जिसमें सभी तरीके की इक्वालिटीज हो, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, दैट इज अ यूटोपिया। अगर हम बात करें किसी ऐसे शहर की जहाँ पे कोई क्राइम नहीं होता है, कहने का मतलब एक तरीके से जो यूटोपिया है वो एक आदर्श लोक है, यानी जहाँ पे लोगों को रहना अच्छा लगे, एक आदर्श लोक। लेकिन यूटोपिया नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ह्यूमंस आर नॉट परफेक्ट, सो यूटोपिया भी इमेजिनरी है। इसके कॉन्ट्ररी में एक टर्म है डिस्टोपिया। ये डिस्टोपिया जो है, ये एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख है,
बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दुनिया बहुत परेशान है, जैसे कि आज के दिन अफगानिस्तान हो रखा है। सो अफगानिस्तान कैन बी कॉल्ड डिस्टोपिया, ठीक है। इसके अलावा आज से तकरीबन 8-9 साल पहले जब सीरिया में ये सारी चीज़ें हरकतें हो रही थी, 2013-14 में जब सीरिया में ये सब हो रहा था, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे आईसिस वगैरह के द्वारा, तो उस टाइम पे सीरिया को हम कह सकते हैं कि वो क्या है, डिस्टोपिया है। अब यूटोपिया और डिस्टोपिया का मतलब आप समझ चुके होंगे, आई होप, ओके। अब रेशियल यूटोपिया का क्या मतलब हुआ भाई? Under the shadow of war, the Nazis proceeded to realize their murderous racial ideals. नाजीज ने वॉर के आड़ लेकर, वॉर की शरण के, वॉर चल रही थी उसके पीछे पीछे वो लोग ये काम कर रहे थे, अपने ही देश के नाजीज को, सॉरी नाजीज कह रही हूँ, अपने ही देश के ज्यूज को मर्डर कर रहे थे। जेनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जेनोसाइड और वॉर, एक तरफ वॉर चल रही है और एक तरफ अपने ही देश के अंदर जेनोसाइड चल रही है, यानी यूं कि यूं जातियों को खत्म किया जा रहा है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू बनकर रह गए थे जर्मनी के लिए। Occupied Poland was divided up. Much of the northwestern Poland was annexed to Germany. Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe. Poles were then herded like cattle and other parts called the general government, the destination of all undesirables of the empire. जो पोलैंड था वहां पर जर्मनी ने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया, पोलैंड को जर्मनी ने जीत लिया। अब पोलैंड में पोल्स रहते थे, पोलिश पीपल, उनको अपना घर छोड़ छोड़ कर जाना पड़ रहा था, और जो घर वो खाली करके जा रहे थे उन घरों को भरने के लिए पीछे से जर्मनी के जो रियल एथनिक पीपल हैं, जिनको हिटलर आर्यंस कहता था, वो आए और उन्होंने पोल्स के घरों को छीनकर उनसे उन घरों में रहना शुरू कर दिया, ओके। और जो पोल्स थे उनको भेड़ बकरी भैंस गाय की तरह, कैटल की तरह, उनको एक तरीके से झुंड को, जैसे हम भेड़ बकरियों के झुंड को हाँकते हुए किसी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ऐसे ही जो पोल्स थे यानी पोलैंड के जो मूल निवासी थे, उनको जनरल गवर्नमेंट वाले जो हिस्से थे वहां पे ले जाया जाने लगा। और जो जनरल गवर्नमेंट वाले हिस्से थे वो बेसिकली डेस्टिनेशन थी अनडिजायरेबल्स के लिए, उन सभी लोगों के रहने के लिए थी वो जगह जिनको जर्मनी बेसिकली अपनी सोसाइटी में नहीं रखना चाहता था। Members of the Polish intelligentsia were murdered in large numbers in order to keep entire people intellectually and spiritually servile. जो पोलिश पीपल थे उनमें बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग थे उनको लार्ज स्केल पे मारा जाने लगा, ताकि पोल्स जो थे यानी पोलैंड के जो मूल निवासी थे उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भी अगर रखना पड़े तो उनको मैनेज करना इजी हो। अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो इनको क्वेश्चन कर सकता है जर्मन्स को, इसीलिए पढ़े लिखे व्यक्तियों को जर्मन्स ने मारना शुरू कर दिया। Polish children who looked like Aryans were forcibly snatched from their mothers and examined by race experts. जो पोलिश बच्चे थोड़े जर्मन्स जैसे दिखते थे, आर्यंस जैसे दिखते थे, उन्हें अपनी माँओं से छीन लिया जाता था, अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था और उनको रेस एक्सपर्ट्स के पास ले जाया जाता था। ये जो रेस एक्सपर्ट्स थे ये ऐसे व्यक्ति थे जो उस बच्चे की जाति का निरीक्षण करेंगे, उसको चेक करेंगे कि भाई ये आर्यन जीन्स कैरी करता है या नहीं करता। अगर वो टेस्ट वो बच्चा पास कर लेता है, इफ ही पासिस द रेस टेस्ट, देन उसको जर्मन फैमिली में भेज दिया जाएगा अपने मतलब लालन पालन के लिए, कंप्लीट उसकी परवरिश के लिए उसको जर्मन फैमिली में भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर वो बच्चा उस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे ऑर्फनेज यानी अनाथालय में भेज दिया जाएगा, जहां पे ज्यादातर ऐसे बच्चे मर जाते थे, दे कुड नॉट सर्वाइव। With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as killing fields for Jews. जो जनरल गवर्नमेंट थी वहाँ पे उन्होंने बेसिकली जहाँ पे गेटोज ऐसे ऐसे गांव बसाए गए जहाँ पे अनवांटेड पोलिश लोगों को रखा जाता था, वहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे जो जनरल गवर्नमेंट थी वो इनको मारती थी, गैस चेम्बर्स में बंद कर देती थी, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में बंद कर देती थी, और पोलिश लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। This is one of the freight cars used to deport Jews to the death chambers. देखिए ये क्या है, ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको Jews को डेथ चेम्बर्स तक ले जाने के लिए यूज किया जाता था। डेथ पढ़ लेंगे, सबसे पहला स्टेज क्या है उनकी डेथ जिस तरीके से होगी Jews की वो पढ़ रहे हैं। स्टेज 1 है एक्सक्लूजन। 1933 से 39 के बीच में जो जिन भी पॉपुलेशंस को जर्मन्स ने एक्सक्लूड करना था, रिमूव करना था, आर्यंस ने या फिर जो नाजीज थे उन्होंने एक्सक्लूड करना था,
उन्हें एक्सक्लूड किया गया सोसाइटी से, उन्हें दूर किया गया सोसाइटी से। कैसे? उनको कहा गया यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स। जो आर्यन जर्मन्स थे उन्होंने कहा बाकियों से कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है हमारे बीच में रहने का। द न्यूरमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप, 1935 सितंबर में एक लॉ लागू हुआ, एक कानून लागू हुआ जिसको कहते हैं न्यूरमबर्ग लॉ, ठीक है, ऑफ सिटीजनशिप। इसके तहत कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए गए। क्या कहा गया? ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मन और रिलेटेड ब्लड वुड henceforth बी जर्मन सिटीजन्स enjoying द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। कि सिर्फ वही व्यक्ति जो जर्मन है, जिनका ब्लड जर्मन है, जो एथनिकली जर्मन है, उनको ही जर्मन सिटीजन कहलाने का अधिकार है। और जर्मन एम्पायर जिसका रूलर कौन था? हिटलर था। वो सिर्फ ऐसे ही व्यक्तियों को संरक्षण प्रोवाइड करेगा, ऐसे ही व्यक्तियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा? मैरिजेस बिटवीन ज्यूज एंड जर्मन्स वर फॉरबिडन। कि ज्यूज और जर्मन्स के बीच में शादियों पर एक रोक लगा दी गई, उन पर एक मतलब कानूनन रोक लगा दी गई। थर्ड इन्होंने क्या कहा? थर्ड उन्होंने कहा कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, यानी अगर कोई जर्मन अपनी शादी में है खुश, एक कपल है जर्मन, और उसमें से कोई भी एक व्यक्ति हस्बैंड या वाइफ किसी ज्यूज के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं, तो वो भी लीगली एक क्राइम है। नेक्स्ट, ज्यूज वर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग। राष्ट्रीय ध्वज जो था जर्मनी का, उसको फहराने से ज्यूज पर एक रोक लगा दी गई। ज्यूज अब अपने ही देश का, हालांकि सिटीजन्स तो ज्यूज भी थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज्यूज जर्मनी के लिए लड़े भी थे, ठीक है, तो जो ज्यूज थे उनको अपने ही देश का राष्ट्रीय ध्वज फहराने से मना कर दिया गया। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड बॉयकॉट ऑफ ज्यूइश बिजनेस, यानी कि ज्यूज जो दुकानें चला रहे थे उनका बॉयकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया। एक्सपल्शन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, कोई अगर सरकारी नौकरी पर है यहूदी तो उसे उस सरकारी नौकरी से भी निकाल दिया गया। फोर्स्ड सेलिंग एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है, किसी ज्यू के पास, किसी यहूदी के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसे या तो उसे प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मजबूर किया गया, ठीक है, या फिर उससे वो प्रॉपर्टी जबरदस्ती छीन ली गई। सो ये हो रहा था, कन्फिस्केट किया जा रहा था या तो प्रॉपर्टी को, या फिर जबरदस्ती दे वर फोर्स्ड टू सेल। Besides, Jewish properties were vandalized and looted. उन पर अटैक्स होते थे, ज्यूज पर, यहूदियों पर अटैक्स होते थे, उनकी प्रॉपर्टीज को लूटा जाता था। हाउसेस वर अटैक्ड, ठीक है। साइनागोग्यूज बर्न्ड, साइनागोग्यू एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यूज जो है वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, उनको जलाया जा रहा था। यानी जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी जैसे रूलर्स ने इतिहास में भारत में आकर हिंदू मंदिरों को गिराया है, उसी तरीके से जो जर्मन्स थे, आर्यन जर्मन्स, नाजीज थे, वो ज्यूज के जो एक तरीके से भगवान के भक्ति करने के जो स्पॉट्स थे उनको तोड़ा जा रहा था, उनके जो टेम्पल्स थे उनको तोड़ा जा रहा था, ठीक है, जलाया जा रहा था। मेन अरेस्टेड इन पोग्राम इन नवंबर 1938। पोग्राम क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे जनता को अरेस्ट किया जाता है और लार्ज स्केल पर एग्जीक्यूट किया जाता है। ये नवंबर में हुआ, बहुत सारे यहूदियों को अरेस्ट किया गया। 1938 इज रिमेम्बर्ड एज द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। इसी रीजन से 1938 के जो ये दिन था जिस दिन ये पोग्राम एक तरीके से आर्यंस ने पूरा प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था, उसमें बहुत सारे लोगों को लार्ज स्केल पे मारा गया था, मैसेकेर किया गया था, मैसेकेर, उसको पोग्राम कहते हैं। और इसी दिन को, जिस दिन इतने सारे यहूदियों का मैसेकर किया गया था, उसको कहते हैं, इसी को कहते हैं द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप था वो था गेटोइजेशन। क्या कहते हैं भाई स्टेप को? इसको कहते हैं गेटोइजेशन। इसमें जर्मन्स ने नाजीज कह रही हूँ, ज्यूज को और जो बाकी एथनिक ग्रुप्स थे जैसे कि जिप्सीज वगैरह हो गए, उनको बोला कि यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस, यानी तुम्हें हमारे बीच में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ओके, पहला क्या था? यू हैव नो राइट टू लिव अमंग अस एज सिटीजन्स। अभी उन्होंने पहले तो ये बोला कि आपको हमारे की तरह सिटीजन्स कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला कि अब तुम्हें हमारे बीच में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। From September 1941, all Jews had to wear a yellow star of David on their breast. जितने भी यहूदी थे उनको एक येलो स्टार पहनना पड़ा, जिसकी वजह से अलग से उनको पहचाना जा सके कि हाँ ये ज्यू है और ये जर्मन है। ओके, दिस आइडेंटिटी मार्क वाज स्टैम्प्ड ऑन देयर पासपोर्ट, ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड हाउसेस। उनके सभी डॉक्यूमेंट्स पर ये येलो स्टार चिपका दिया गया, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहीं पे भी अगर ये व्यक्ति जाता है तो इजीली इसको पहचाना जा सकता है कि ये ज्यू है।
They were kept in Jewish houses in Germany and in ghettos like Lodz, Warsaw in the east. इनको जो यहूदियों के घर थे उनमें पैक करके रखा जाता था यहूदियों को, ठीक है। इसके अलावा इन्हें गेटोज में आपको बता चुकी हूँ, ऐसी सोसाइटीज थी, स्लम्स जैसी सोसाइटीज, जहाँ पे इन्हें भर भर के रखा जाता था उन लोगों को जिनको जर्मन्स, नाजी जर्मन्स अपने बीच में रहने लायक नहीं मानते थे। These became sites of extreme misery and poverty. जब भी कोई व्यक्ति किसी घेट्टो में जाता है तो उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके सारे पैसे, सब कुछ छीन लिया जाता है। तो जब वो घेट्टो में एंटर करता है उसके पास ना ही कोई पैसा है, ना ही खाना है, ना ही पहनने को कपड़े हैं, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होगा, ऐसी सोसाइटीज में, ऐसे स्लम टाइप एरियाज में पॉवर्टी होगी, बीमारियां फैलेंगी, गरीबी होगी, भूखमरी होगी। Jews had to surrender all their wealth before they entered a ghetto. Soon, the ghettos were brimming with hunger, starvation and disease due to deprived and poor hygiene. बहुत जल्दी ये जो गेटोस थे, ये जो ऐसी कॉलोनीज थी जहाँ पे इनको भर भर के रखा जा रहा था, स्लम्स जैसे आज के दिन हम स्लम्स में देखते हैं, यहाँ पे बीमारियां फैल रही थी क्योंकि इनको हाइजीन नहीं दी जा रही थी, इनको खाने के लिए कुछ खाना नहीं दिया जा रहा था, तो हंगर फैल रहा था, पॉवर्टी तो गरीबी तो थी ही, ठीक है। स्टेज 3 क्या है, एनिहिलेशन। 1941 के बाद शुरू हुआ एनिहिलेशन। इसमें इन जातियों से कहा गया कि यू हैव नो राइट टू लिव, तुम्हें जीने का भी कोई अधिकार नहीं है भाई अब, ठीक है। हो देखिए ये कपड़े देखिए, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि ये सभी कपड़े उन लोगों के हैं जो यहाँ पे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स है ना बैकग्राउंड में, यहाँ पे मारे जा चुके हैं। इन सब के कपड़े निकालकर बाहर देखिए किस तरीके से इकट्ठे कर रखे हैं। इतने इतने लोगों को इन्होंने एक साथ मारा है, खुद सोच कर देखिए एक बार, कितना मतलब इन्होंने अत्याचार किया लोगों पर डिल्यूजन्स की वजह से। ये देखिए ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, अंदर ये बिल्डिंग है जिसमें खिड़कियां हैं और ये खिड़कियां हमेशा बाहर से बंद कर दी जाती थी ताकि अंदर से कोई व्यक्ति बाहर ना निकल सके। और ये थी वायर्स, ये बिजली के तारे हैं जिन, अगर कोई व्यक्ति इन खिड़कियों से बाहर निकलकर आ भी जाता है, बच भी जाता है, तो वो इस प्रेमिसेस को, इस एरिया को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। क्रॉस करने के लिए उसे इन तारों में से निकलना पड़ेगा, और इन तारों में से निकलेगा तो ये हाई टेंशन वायर है, इसमें बहुत ज़्यादा बिजली दौड़ रही है, वो व्यक्ति यहीं पे मर जाएगा। ओके, ये जूते हैं उन लोगों के जो सभी मारे जा चुके। शूज टेकन अवे फ्रॉम द प्रिजनर्स बिफोर द फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन बोले तो फाइनली उन लोगों को जो सोसाइटी में नहीं चाहिए थे जर्मन्स को, उन्हें इवेंचुअली क्या किया जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लाके मार दिया जाएगा। वही है इनका फाइनल सोल्यूशन। उससे पहले उन लोगों के जूते उतरवाए गए थे, देखिए कितने सारे जूते हो गए, कितने लोगों को मारा इन्होंने, क्या मिला इतने लोगों को मारकर। Jews from Jewish houses, concentration camps and ghettos from different parts of Europe were brought to death factories by good trains. Jews को अपने घरों से या फिर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स से, गेटोस से यूरोप के अलग अलग डेथ फैक्ट्रीज में लेकर जाया जाता था ट्रेन्स के द्वारा। In Poland and elsewhere in the east, most notably Belzec, Auschwitz, Sobibor, Treblinka, Chelmko, Majdanek, they were charred into gas chambers. इनको इन cities में mainly gas chambers में भर दिया जाता था और वहाँ पे जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। Mass killings took place within minutes with scientific precision. इनको 100, 200, 300 लोगों को एक कमरे में भर के एक साथ मार दिया जाता था। इसको कहते हैं मास किलिंग। जब आप बहुत लार्ज स्केल पे लोगों को मारते हैं, दैट इज कॉल्ड मास किलिंग। इनको मतलब साइंटिस्ट जो थे, नाजीज के जो साइंटिस्ट थे, वो बहुत केयरफुली मेजर करते थे कि भाई इतने लोगों को मारने के लिए कितनी गैस चाहिए, सिर्फ उतनी ही गैस उस चेंबर में डाली जाती थी और इस तरीके से इन लोगों को मर्डर किया जाता था। सिस्टमैटिक मर्डर होते थे। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिकॉज दिस क्लास इज बिकमिंग वेरी लेंदी। सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूलजी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।